हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू निम्बस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके GS3 को। अभी अभी आपके HS मेंस कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था आई होप बहुत अच्छा गया होगा। जिन्होंने नहीं दिया था और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर वो मेन ज़रूर लिखेंगे, उनके लिए ये लेक्चर है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका GS3 का जो एग्ज़ाम था वो किस हिसाब से आया था, कौन से क्वेश्चंस थे जिनके ऊपर मेन एम्फेसिस किया गया है। हम थोड़ा सा इसको कंपेयर भी करेंगे विद द लास्ट ईयर एग्ज़ाम, जिससे हमें एक आइडिया लगेगा कि कमीशन कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछता है। सो विल स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेटेज ऑफ क्वेश्चंस आपकी किस हिसाब से डिवाइड हुई थी इस एग्ज़ाम में। ये है आपकी वेटेज ऑफ क्वेश्चंस। ये डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द सब यूनिट्स, द सब्जेक्ट्स जो आपके GS3 में प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका इकोनॉमी का भाग। तो इकोनॉमी हमेशा से एक मेजर चंक बनता है आपके GS3 का। तो ऑलमोस्ट 40 मार्क्स के क्वेश्चंस GS3 के इकोनॉमी से पूछे गए थे। अगर हिमाचल की इकोनॉमी की बात करें तो ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके हिमाचल की इकोनॉमी से आए थे, और ये 2025 की एनालिसिस हो रही है। प्लस स्पेस एंड टेक की अगर वेटेज देखें तो इट इज़ 24 मार्क्स। एनर्जी जो एक बहुत ज़्यादा छोटा सा सब यूनिट है, उसने इस बार एक मेजर चंक लिया है आपके GS3 का, विच इज़ हैवी 36 मार्क्स, ठीक है। बहुत छोटा सा आपका चंक है। अगर आप सिलेबस को देखेंगे बहुत छोटा सा इसका सिलेबस है, बट इसकी वेटेज इंक्रीज होती हुई यहाँ पे हमें नज़र आई है। वाई इज़ दैट? बिकॉज हमको पता है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से हम मूव करना चाह रहे हैं टूवर्ड्स नॉन फॉसिल फ्यूल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो उसकी वजह से आपके पास एनर्जी एक मेजर चंक बनता है। प्लस हिमाचल प्रदेश जो है वो हाइड्रो पावर में एक डोमिनेटेड स्टेट है, तो उसकी वजह से आपके पास ये सेक्टर इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। इन्वायरमेंट से आए हैं 24 मार्क्स के क्वेश्चंस। एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट 24 इक्वल छोटे यूनिट्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HPIT से एक ही क्वेश्चन आया है 12 मार्कर, एंड HP टूरिज्म एक कंसिस्टेंट स्पॉट लेता है, उससे ऑलमोस्ट आपके पास 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। अगर इसी जो हमारी वेटेज है इसको हम लास्ट ईयर 2024 के एग्ज़ाम से कंपेयर करते हैं तो हम क्या देख सकते हैं, आपके पास आपको देखने को मिलता है कि वेटेज इतनी ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। अगर हम देखें इकोनॉमी और हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी, इसके जो वेटेज है ये ऑलमोस्ट सेम है। 2024 की भी सेम ही है, 25 की अभी अभी हमने देखी, इट वाज सेम। अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं, हमारे पास 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। HPIT के 12 मार्कर 1 क्वेश्चन वही आया था आपके पास। सिर्फ जो थोड़ा आगे पीछे हुआ है दैट इज स्पेस, एनर्जी, इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर, जिसमें एक या दो क्वेश्चन ऊपर नीचे गए हैं। पर अगर हम देखें ओवरऑल वेटेज आपके पास इसी हिसाब से रहती है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026 में भी इसी हिसाब से रहेगी, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा देखते हैं कि 25 का एग्जाम किस बेसिस पे आया था, क्या आपके पास क्वेश्चंस आए थे। तो जो आपके पास सब्जेक्ट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आप पेपर को खोल के देखोगे तो आपको समझ आएगा। इकोनॉमी के आपके पास 4 क्वेश्चंस आए थे, 2 क्वेश्चंस थे 8 मार्कर और 2 आपके पास थे 12 मार्कर क्वेश्चन, जो 20% मेजर कंटेंट लिया था इस आपके क्वेश्चन पेपर का। अगर इकोनॉमी की आप देखोगे हिमाचल प्रदेश की, तो आपके पास 2 क्वेश्चन आए थे, एक था आपके पास 8 मार्कर एंड 1 वाज 12 मार्कर। वैसे ही आपके पास डिफरेंट डोमेन्स में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एक एनर्जी का सेक्टर है जिसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस आए थे और तीनों के तीनों ही आपके पास 12 मार्कर थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर था इस साल के आपके जो भी GS3 का पेपर था उसका, ठीक है। बाकी जो आपके पास दिख रहे हैं आपको ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और जिस हिसाब से 24 में आया था उसी हिसाब से 25 में भी पूछे गई थी, ठीक है। तो ये था आपका सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आप कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप थोड़ा सा लेट गो भी कर सकते हो, और कौन से ऐसे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको हाईलाइटेड वे में अगली बार के लिए स्पेसिफिकली पढ़ना है, ठीक है। अब हम
साथ में ये डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस आपके पास किस हिसाब से पूछे गए थे। सबसे पहले आता है इकोनॉमी का जो हमारा सेक्शन था, उसमें आपके पास क्वेश्चंस आए थे डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर। तो ऐसा आपके पास पेपर था जो कंसेप्ट के बेसिस पे भी है, जिसमें आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, एक वाइड एरिया में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछा गया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या हुई थी 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, और अभी क्या हमारे पास चैलेंजेस हमें फेस करने हैं। तो आपको एक कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपको करंट भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस हिसाब से हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है। ठीक है, फिर आया था आपके पास क्वेश्चन ऑन नीति आयोग। नीति आयोग की इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है आज के बिजनेसेस के ऊपर। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर का क्वेश्चन अब आप एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हो, प्लस आप इसको इकोनॉमी से भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, हाइड्रो पावर और की पोटेंशियल का इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश के जीएसडीपी के ऊपर कैसे देखा गया। और सिमिलरली आपके पास टूरिज्म पे भी क्वेश्चन आया था कि इन दोनों का इम्पैक्ट क्या कंबाइंड इम्पैक्ट है जीएसडीपी के ऊपर। तो ये आपका इकोनॉमी से डायरेक्टली रिलेट होता है। एंड आपके पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास एक सेपरेट पार्ट बनता है, एक सब यूनिट बनता है आपके जो GS3 है उसका। तो उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस वे में हेल्प करती है, किस वे में वो ट्रेड को इंक्रीज करती है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमी का सेक्शन था। मूविंग ऑन एग्रीकल्चर के सेक्शन पे अगर हम चले तो आपके पास क्वेश्चंस क्या आए थे, आपके पास रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, प्लस आपके पास वाटर स्कार्सिटी और एग्रीकल्चर कि आप एग्रीकल्चर को कैसे इन्हांस कर सकते हो आजकल की टेक्नोलॉजी के साथ। तो उसमें आपको थोड़े से स्कीम्स लिखनी है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको मेंशन करने हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो AI टेक्नोलॉजी को भी। जैसे आप ड्रोन्स का यूज़ बता सकते थे, या फिर आप बता सकते थे कि प्रिसिशन फार्मिंग क्या होती है, प्रिसिशन फार्मिंग कैसे हेल्प कर रही है एग्रीकल्चर के डोमेन में। तो क्वेश्चंस आपके स्टैटिक नॉलेज के साथ तो थे ही, पर आप में उसमें क्या डालते हो, आप उससे कैसे करंट के साथ रिलेट करते हो, उसमें आप थोड़ा सा एग्जाम्पल स्कीम्स कैसे ऐड करते हो, ये इस एग्जाम में चेक की गई थी। प्लस साइंटिफिक इनोवेशन इन फार्मिंग, तो इसमें आपके पास जो भी साइंटिफिक इनोवेशन हो रहा है, चाहे वो आपके पास कुछ नई क्रॉप्स बन रही है, कुछ आपके पास ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बन रही है, कोई आपके पास मशीनरीज कैसे यूज हो रही है, उसका आप एग्जांपल्स दे सकते थे। मूविंग ऑन वी हैव इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन जो है रिपीटेडली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से आता रहा है, आया है और इसमें भी आया है आपके पास 2025 के एग्जाम में। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है वो क्या होती है कि अगर आपने डेवलपमेंट करनी है तो आप पहले देखोगे, असेस करोगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस एरिया के ऊपर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों आता है रिपीटेडली, क्योंकि डेवलपमेंट एज वेल एज डिजास्टर जो है उनका एक डायरेक्ट लिंक है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उसी लिंक को जो है कम करने की कोशिश करता है, डेवलपमेंट को इन्हांस करने की कोशिश करता है, पर डिजास्टर्स को कम करते हुए। तो क्योंकि हिमाचल में ये प्रोसेस हमें देखने को मिला है कि डेवलपमेंट की वजह से हमने देखा है अभी अभी मॉनसून में बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हुए हैं, तो इसके ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। रामसर साइट्स आपके पास एक स्टैटिक कंसेप्ट है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन कब आया था, किसके बारे में बात करता है वो, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के ऊपर क्वेश्चन आया और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस आपके पास रहे हैं। मूविंग ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा आपका एक ट्रिकी कंपोनेंट था, क्योंकि मोस्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये देखा जाता है कि आपके पास करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए, जो आपके करंट मिशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने चाहिए। पर जो कमीशन है वो मोस्टली सैटेलाइट्स पे, आपने अगर देखा होगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, उन सब के ऊपर फोकस करता आ रहा है और उन्होंने अभी भी यही ट्रेंड दिखाया है। उन्होंने पूछा अबाउट द कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01, उन्होंने आपको भूनिधि के बारे में पूछा कि कैसे ये मिशन ने हेल्प किया है इंडिया को। प्लस हैदराबाद बेस्ड आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है NRSC, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रिकी कंपोनेंट था, क्योंकि इसको आपका स्टैटिक की भी हम बात नहीं कर सकते और करंट से भी हम रिलेट नहीं कर पा रहे, तो ऐसा कंपोनेंट है जो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी कंपोनेंट माना गया है इस एग्जाम में। मूविंग ऑन वी हैड एनर्जी के ऊपर सिंपल क्वेश्चन आया था, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, उसके क्या
बेनिफिट्स है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी भी अगर किसी ऐसे एस्पिरेंट को दिया जाए जिसने थोड़ी सी प्रिपरेशन की है, वो मेंशन इसको लिख सकता है। ठीक है, एक थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट कंसेप्ट आया था, दैट वाज ऑफ ऑसवॉग। ठीक है, ये आपका इनिशिएटिव है किस चीज़ के लिए, सोलर एनर्जी के लिए। तो अगर किसी को थोड़ा सा आइडिया होता तो वो इसको ईजिली लिख सकता था, अगर नहीं होता तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हम मान सकते हैं। मूविंग ऑन, वी हैड द हाइड्रो पावर पॉलिसी। तो आपसे स्पेसिफिक पॉलिसी पूछी गई थी 2008 की। ठीक है, क्या बेनिफिट्स हुए थे इस पॉलिसी की वजह से, और जनरेशन जो हाइड्रो पावर जनरेशन है वो फॉल क्यों हुआ है एज कम्पेयर टू 2022-23 से, बाद में 23-24 में क्यों फॉल हुआ था। तो उसमें आप मेंशन कर सकते थे कि जैसे आपका इराटिक रेनफॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल हो रही है, उसकी वजह से आपके पास डिक्रीज हुआ है। तो ये भी थोड़ा एक ट्रिकी कंपोनेंट था। वाई? क्योंकि एक पॉलिसी पूछ ली थी जो काफ़ी ज़्यादा एक पुरानी पॉलिसी है, जिसको हम मोर और लेस मे बी इग्नोर कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ट्रिकी था। बाकी आपसे पूछा गया था जो हमने मेंशन किया इकोनॉमी में भी, हाइड्रो पावर पोटेंशियल एंड टूरिज्म इन जीएसटीपी। ठीक है, तो हाइड्रो पावर पोटेंशियल, इसके बारे में हमें नॉलेज होती है क्योंकि हिमाचल ऑलरेडी एक हाइड्रो पावर रिच स्टेट है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रिडिक्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है, और वही आपके पास आया भी था। अगर हम टूरिज्म से रिलेटेड टॉपिक्स को देखें तो रिपीटेडली आपके पास क्वेश्चंस आए हैं किस चीज़ के ऊपर, इको टूरिज्म। ये आपका हिमाचल का एक बहुत मेन फोकस रहा है, तो इसके ऊपर आपके पास रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं। इको टूरिज्म क्या होती है, ग्रीन टूरिज्म क्या होती है, वो कैसे हमें सस्टेनेबिलिटी में हेल्प कर सकती है, इसके ऊपर आपके पास रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं। चाहे आप 24 का पेपर देखें या 24 से पहले के पेपर भी देखें, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहे हैं। तो ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल कंपोनेंट है आपके पास। प्लस टूरिज्म कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमी की तरफ, ये भी एक ऐसा सेक्शन है जिसके बारे में आप जनरली भी लिख सकते हो। तो अगर हम पेपर की बात करें तो ये आपके पास बोल सकते हैं हम, ये मॉडरेट से थोड़ा सा टफ की तरफ टिल्टेड था। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं था, पर कुछ कंपोनेंट्स थे जो थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा टिल्ट बोल सकते हैं, टफ की तरफ था। ठीक है, हम आगे अब देखते हैं कि पेपर का फोकस किस चीज़ पे रहा है। रिपीटेडली देखा गया है कि पेपर का फोकस इकोनॉमी के ऊपर तो रहता ही है, प्लस उसमें एक हिमाचल का कंपोनेंट भी आ जाता है, क्योंकि हिमाचल स्पेसिफिक टॉपिक्स हर चीज़ से रिलेट करके पूछे गए थे। अगर आप देखोगे इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। अगर वही टॉपिक जो है हिमाचल से रिलेट करके पूछा गया था कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हिमाचल में कौन सी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। चंबा में है हमारे पास, दैट इज़ हुरदान भटोरी, दैट इज़ सुरल भटोरी। तो उन सब चीज़ों को आपको मेंशन करना था। तो हिमाचल का एक कंपोनेंट जो है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो यहाँ पे मेंशन था। एनर्जी, और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा एक अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन रहता है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, एक्सेप्ट हाइड्रो पावर पॉलिसी, जो थोड़ा सा आपके पास टेक्निकल था। अगर टोन एंड ओरिएंटेशन देखें तो हम देख सकते हैं कि ये बैलेंस्ड है। इन्होंने ऐसा नहीं किया है कि हिमाचल की तरफ ज़्यादा फोकस किया है और नेशनल को इग्नोर किया है, और ऐसा भी नहीं था कि वो नेशनल की तरफ ही टोटली इंक्लाइन था। एक बैलेंस देखा गया, जो नेशनल के क्वेश्चंस थे उसमें भी हिमाचल का कुछ कंपोनेंट ऐड कर दिया गया था, प्लस आपके पास नेशनल क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे। जैसे आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्वेश्चन था, नीति आयोग का क्वेश्चन था, 1991 के बाद जो इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है उसका क्वेश्चन था। तो डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट टू टफ देखा गया। कुछ आपके पास मोस्टली स्टैटिक कंपोनेंट था, पर आपको क्या चेक किया गया कि आप उसको करंट अफेयर्स के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप स्टैटिक पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, बट उसको आपको करंट के साथ रिलेट करना है। अगर आपसे पूछा गया कि एग्रीकल्चर कैसे अब ग्रोथ दिखा रहा है, क्या साइंटिफिक इनोवेशंस आ रही है, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन से नई क्रॉप्स बन रही है, क्या गवर्नमेंट की नई स्कीम्स आ रही है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। प्लस आपके पास नेचर के क्वेश्चन फैक्चुअल भी थे, कुछ कंसेप्चुअल भी थे, एंड जो स्टैटिक टू डायनेमिक रेशियो थी वो 60:40 हम बोल सकते हैं। स्टैटिक क्वेश्चंस थे पर उसमें डायनेमिक कंपोनेंट भी था, क्योंकि वो करंट के साथ रिलेट हो रहा था। जो अभी का आपका भाग है, अभी कैसे चेंजेस हो रहे हैं, अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी रही है, तो ये भी पूछा गया कि अभी प्रेजेंट में क्या चैलेंजेस है। तो आपका एक बैलेंस्ड कंपोनेंट हमें देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 4 to 5 थे, पर
हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो इनडायरेक्टली हिमाचल से रिलेट करके पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ हमारा जो जीएस पेपर था उसका ओवरऑल कैसा लेआउट था उसके बारे में हमने बात की, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं 4 to 5 क्वेश्चन तो ऐसे बोल सकते हैं जो ईजी थे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे। ये हम ईजी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। अगर कोई इंसान PYQs करके गया है तो उसको पता है कि EIA के ऊपर क्वेश्चंस बार बार आ रहा है, मुझे ये चीज़ पढ़नी है। रामसर साइट्स अगर हम देखें तो हम ये सब चीज़ें प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं। रामसर साइट्स क्या होती है, ऐसी वेटलैंड्स होती है जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है आपके पास, तो ये सब चीज़ें हम प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं और मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये एक बेसिक पार्ट है जो आपको वैसे एज एन एस्पिरेंट पता ही होता है। जियो टूरिज्म, इको टूरिज्म बहुत रिपीटेड टॉपिक्स है। मूविंग ऑन, आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी। अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे आपसे अभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेसिक तो आपको पता ही होंगे, तो वैसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आया था और उसमें कोई आपके पास डिटेल में कोई पॉलिसी वगैरह नहीं पूछी गई थी। कुछ आपके पास मॉडरेट क्वेश्चंस थे जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये मॉडरेट क्यों था, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड तो हमें पता है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या पूछा गया था कि चैलेंजेस क्या है इसके, ठीक है। अगर हम इसको ढंग से नहीं यूज़ कर पा रहे तो क्या चैलेंजेस है इस प्रोसेस में, तो थोड़ा ये मॉडरेट में आ जाता है। प्लस आपका 1991 के बाद जो रिफॉर्म्स आए थे उसमें आपका क्या बेनिफिट हुए, क्या चैलेंजेस है, तो इसमें आपको करंट को भी रिलेट करना था और थोड़ी स्टैटिक की भी नॉलेज होनी चाहिए थी, तो ये मॉडरेट में आता है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, वाई, बिकॉज हिमाचल का भी पूछ लिया गया था कि हिमाचल में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स कौन सी है, क्या क्राइटेरिया है उसको देने का। तो हमें ये तो पता होता है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो है बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 के अंदर आती है, पर हमें हिमाचल रिलेटेड कम नॉलेज होती है, तो ये आपका मॉडरेट में आ जाता है। प्लस ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, नीति आयोग के ऊपर क्वेश्चन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये मॉडरेट टू इजी में आ सकता है, क्योंकि इस चीज़ को भी हमने बार बार एग्रीकल्चर में डिस्कस किया है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही रहे हैं। एग्रीकल्चर इनोवेशंस, हमें इसको रिलेट करना था करंट के साथ। और कुछ 5 to 6 ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े टफर डोमेन में देखे गए, जैसे आपके CMS थे स्पेशली साइंस एंड टेक से रिलेटेड, या फिर आपकी जो ऑसवॉक जो आपके पास इनिशिएटिव है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए थी। प्लस GI पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आया था और हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्पल्स देने थे, तो ये आपका थोड़ा सा टफर डोमेन में देखा गया। नेट इफेक्ट क्या था पेपर का, ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा ब्रॉड कवरेज था, स्टैटिक का भी और कुछ इसमें डायनेमिक कंसेप्ट भी पूछे गए थे। तो ये क्या चेक किया गया था, एक स्टूडेंट का एक पूरी कैपेसिटी कैपेबिलिटी चेक की गई थी कि वो किस हिसाब से स्टैटिक को डायनेमिक के साथ कंपेयर करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफ़िकल्टी था। मूविंग ऑन, पेपर ने क्या टेस्ट किया था, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, आप हिमाचल के साथ रिलेट कर सकते हो चीज़ों को कि नहीं, आपको पता होनी चाहिए चीज़ों को। पर हम ये नहीं चाहते कि हिमाचल की नॉलेज कम हो, हिमाचल की नॉलेज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो उसके पास आपने देखा कि क्वेश्चंस जैसे लैंड होल्डिंग्स पे आया था हिमाचल से रिलेटेड डायरेक्टली, तो ये एक टफर डोमेन में क्वेश्चन था। पॉलिसी, अगर लिटरेसी की बात करें तो पॉलिसी से क्वेश्चंस आए थे, चाहे वो नीति आयोग का हो गया या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस का हो गया, GI एक्ट, हाइड्रो पॉलिसी, तो एक बैलेंस कंसेप्ट हमें देखने को मिला। प्लस द केस राइटिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, GIS, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्लस थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, यह हमने फिर से री एम्फेसाइज किया इस एग्जाम में। एग्जामिनर का इंटेंट ये था कि वो पुश करे स्टूडेंट्स को नॉट ओनली टू फोकस ऑन द नेशनल थिंग्स बट ऑल्सो द हिमाचल प्रदेश सेंट्रिक स्कीम्स एज वेल एज हिमाचल प्रदेश सेंट्रिक जो पॉलिसीज़ है हमारे पास। तो एक बैलेंस हमें देखने को मिला हमारे GS3 के पेपर में। अब अगर हम देखें कि रिपीटेडली ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रिडिक्ट भी किए थे और वो पूछे भी गए हैं, ठीक है, तो ये है आपका टूरिज्म के क्वेश्चन, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म के क्वेश्चन, स्पेशली ग्रीन टूरिज्म, इको टूरिज्म, ये बहुत एक रिपीटेड कंसेप्ट रहा है और फिर से कमीशन ने ये दिखाया है कि ये कितना इंपॉर्टेंट भाग है, ठीक है। मूविंग ऑन टू रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो पावर पॉलिसी। हाइड्रो क्यों पूछा गया, पूछने को तो सोलर भी पूछा जा सकता था, पर हाइड्रो के ऊपर आपने देखे 2-4 क्वेश्चन जो है बहुत रिपीटेडली इसी एग्जाम में आए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाइड्रो पावर में डोमिनेट करता है, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
एज कम्पेयर टू विंड एनर्जी तो हाइड्रो पावर ज़्यादा पूछा गया। एग्रीकल्चर और उसकी सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन, चाहे वो हम रेन हार्वेस्टिंग की बात करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, इंडस्ट्रियल जो टेक्नोलॉजीज़ अभी हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, जो हमारी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, कैसे हम न्यू टेक्नोलॉजी को इनकलकेट कर रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इट इज़ अ वेरी रिपीटेडली आस्क्ड टॉपिक, जो इस बार भी फिर से रिपीट किया गया। एंड वाटर मैनेजमेंट, जिसमें आपने देखा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे आपके पास क्वेश्चन पूछा गया। तो ये ऐसे टॉपिक्स थे जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछे जाते हैं और इस बार भी सेम हमें ट्रेंड देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं तो इस पेपर ने हमें क्या बताया, क्या ये हमें हिमाचल प्रदेश कमीशन के बारे में बताता है कि हिमाचल जो है अपनी HP सेंट्रिक इकोनॉमीज़ को जो है रिपीटेडली पूछता है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली हाइड्रो पावर, स्पेशली टूरिज्म और इन्वायरमेंट में कुछ रिलेटेड कंसेप्ट, तो हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट एज वेल एज वाटर सिक्योरिटी आर एंकर थीम्स, ठीक है। साइंस एंड टेक बहुत प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है कि अगर हमारे पास कुछ अभी कोई हमारा स्पेस मिशन लॉन्च हुआ है तो उसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये हमसे प्रैक्टिकलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्लस जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है इसके ऊपर मेन फोकस रहता है, जो हमारा कमीशन है साइंस एंड टेक से रिलेटेड। मैक्रो एंड माइक्रो लिंकेजेस पूछे गए फ्रॉम IFI एज वेल एज नीति आयोग, ठीक है। तो आपको थोड़ी पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कैसे इंडिया ने ट्रांसफ़र किया था, कैसे नेशनल लेवल पे हमारे काम किए जाते हैं ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड, इसके ऊपर थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए थी। एंड कंपैरेटिव फ्रेमिंग ये था कि आपके पास क्वेश्चंस पूछे गए, क्रिटिकली एनालाइज, एग्जामिन, प्रोज कॉन्स, तो हमें हर एक चीज़ को फोकस करना था। हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पे फोकस नहीं कर सकते, हम सिर्फ डायनेमिक पे फोकस नहीं कर सकते, हमें दोनों को बैलेंस में साथ में लेके चलना था, यही इस क्वेश्चन पेपर का एम था, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि जो पेपर था वो आपके पास मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ माना गया, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था, दोनों हमारे पास रिपीटेडली यही पूछा गया कि स्टैटिक भी और डायनेमिक भी दोनों को बैलेंस करना है, और हमारे पास स्टेट के ऊपर एम्फेसिस देखा गया, तो हम स्टेट को जो है इग्नोर नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश का एक स्ट्रॉन्ग फोकस रहता है और उसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आते हैं। GS3 आपका काफ़ी ज़्यादा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है एज कम्पेयर टू GS1 एंड GS2। आपको अगर देखा जाएगा, अगर आपने प्रीवियसली एग्जाम्स दिए हैं या फिर आपने किसी को देखा है तो आपको पता होगा, अगर आपको थोड़ा भी इस सब्जेक्ट के बारे में पता है, इट कैन स्कोर यू गुड मार्क्स रेंजिंग फ्रॉम 90 एंड अबव। अगर आपको थोड़ा भी पता है, 100s में भी आपको बहुत अच्छे से नंबर देता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, प्लस काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी रहता है। बस इसमें आपको एक प्रॉब्लम है कि आपको करंट के साथ थोड़ा टच में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमी, हाइड्रो पावर, इन्हीं सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, जो आपका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है हिमाचल एज वेल एज नेशनल बोथ लेवल्स पे। तो ये क्विक आंसर फ्रेमवर्क, इसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर कोई फर्स्ट टाइमर्स है तो उनको एक आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन स्टाइल कैसे पूछा जाता है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, स्टार्ट होता है वो इन वर्ड से, डिस्कस, एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज। तो अगर आपके पास ये शब्द मेंशन होते हैं तो आपने क्या करना है, आपने आंसर को हमेशा कॉम्प्रिहेंसिवली लिखना है। आपको प्रोज भी लिखने पड़ेंगे, आपको कॉन्स भी लिखने पड़ेंगे, और वे फॉरवर्ड भी लिखना पड़ेगा, आपको फॉरवर्ड लुकिंग आइडिया भी देना पड़ेगा, अगर आपके पास इन सब चीज़ों से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके पास क्रिटिकली एनालाइज से स्पेशली स्टार्ट होता है तो आपने उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। आप पर उसमें एक चीज़ कर सकते हो, प्रोज और कॉन्स दोनों दो, पर आप जिस तरफ से ज़्यादा टिल्टेड हो आप उसके आर्ग्यूमेंट ज़्यादा दे सकते हो और एंड में उसको जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। बट ये याद रखना है कि हमारा हमेशा आंसर फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा है हमें हमेशा सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर आता है आपके पास पॉलिसी के क्वेश्चंस। अगर पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पॉलिसी को मेंशन करना है, लेकिन पॉलिसी को मेंशन
मेंशन करना तक ही आपका काम नहीं होता है, आपको चैलेंजेस भी मेंशन करने हैं। अगर हाइड्रो पावर पॉलिसी पूछी गई थी तो आपको उसके चैलेंजेस भी मेंशन करने हैं कि क्या हमारे पास लूप होल्स है जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो हमेशा चैलेंजेस मेंशन करने हैं और उसके सल्यूशन भी मेंशन करने हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को कभी भी एक नेगेटिव एंड पे एंड नहीं करोगे। आप हमेशा अगर चैलेंजेस लिख रहे हो तो 2-4 आपको वे फॉरवर्ड में उसके सल्यूशन लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फिर साइंस टेक के क्वेश्चन पूछे गए जिसमें आपको एप्लीकेशंस मेंशन करनी है, उसके बेनिफिट्स मेंशन करना है, प्लस कुछ रिस्क हो सकते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, वो आपको मेंशन करने हैं। तो आंसर हमेशा मोर और लेस उसी पैरामीटर पे चलता है कि आपने एक डेफिनेशन जो आपसे पूछा गया, अगर पॉलिसी पूछी गई है तो आपको उसकी पॉलिसी के बेसिस लिखने हैं। अगर आपसे कोई और चीज़ पूछी गई है, कुछ डेफिनेशन है, कोई एक्ट है, उसको मेंशन करना है, प्लस आपको प्रोज और कॉन्स लिखने हैं, और एंड में हमेशा एक सोल्यूशन, एक पॉजिटिव नोट के साथ क्वेश्चन को एंड करना है। तो दिस इज़ द क्विक आंसर फ्रेमवर्क। तो हमने 24 के साथ एनालाइज करते हुए क्या समझा कि हमारा जो एक पैरामीटर है क्वेश्चन पूछने का वो ऑलमोस्ट स्टैटिक है। इकोनॉमी से हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ जो हमारे सब यूनिट्स है जो थोड़ा आगे पीछे होते हैं, दैट इज एनर्जी, स्पेस एंड साइंस, एज वेल एज आपका इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर का सेक्शन, वो भी ज़्यादा अरे परे नहीं होता है, बस थोड़ा सा आपका 1 और 2 क्वेश्चन का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम 2026 की बात करें तो इन्हीं 2 क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हुए हमें ये समझ आता है कि कौन से ऐसे की टॉपिक्स हैं जिसको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। फर्स्टली इज टूरिज्म, स्पेशली ग्रीन एज वेल एज इको टूरिज्म। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है हम सबको पता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें टूरिज्म को कैसे मूव करवाना है टूवर्ड्स ग्रीन टूरिज्म एज वेल एज इको टूरिज्म, जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस कर सके। तो आपको SDGs के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, प्लस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट एज वेल एज हमारे डिजास्टर जो है वो इंटर रिलेटेड है, तो उनके सोल्यूशन के लिए हमारे पास एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखा जाता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। वाटर सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जो हमारे पास लास्ट ईयर भी जैसे दृष्टि 2030 का क्वेश्चन पूछा गया। जल जीवन मिशन पे क्वेश्चन आते हैं, तो वाटर स्कार्सिटी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी बेसिक हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें सोलर एज वेल एज हाइड्रो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनते हैं जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। फिर आपके पास आता है जो आपका स्पेस है जिसमें GIS आता है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग आता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है। और जब भी आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस की डोमेन में इसको कवर मत करो, आप इसको एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, इन सब के साथ रिलेट करते हुए चलो। एंड मूविंग ऑन वी हैव हाइड्रो पॉलिसी जो हमने अभी अभी मेंशन किया, एंड सस्टेनेबल नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसके ऊपर क्वेश्चन एग्रीकल्चर के डोमेन में पूछे जाते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एक बेसिक कंसेप्ट है जो आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हो और बहुत इजी है टू आंसर। तो यही है हमारा प्रिडिक्टेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी हम बोल सकते हैं 2026 में जो एग्जाम्स देना चाहता है, तो इन सब टॉपिक्स को जो है आप जाने नहीं दे सकते। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑफ 2025 पेपर, ठीक है। तो जो आपका मॉडरेट से टफ की तरफ था, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी आई थिंक सो आप एक अच्छा स्कोर इसमें जो है हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी 26 में देना चाहता है वो इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखे, समझे, पेपर को एनालाइज करे खुद से और उस हिसाब से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। दिस वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।